हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि इकनॉमी में आपके यहाँ पर लंबे समय तक लगातार प्राइसेस राइज हो रहे हैं, आप उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। दो तरीके की होती है इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी इकनॉमी में यदि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है उसके कारण और प्राइस राइज़ करेंगे तो आप उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये चीज़ों के प्राइस जो राइज़ कर रहे हैं ये किस कारण से कर सकते हैं, किस कारण से डिमांड राइज़ कर सकती है। लोगों की यदि इनकम इंक्रीज़ होगी तो भी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। ब्लैक मनी यदि इकनॉमी में जनरेट होगी, यानी कि ऐसा पैसा जिसका गवर्नमेंट को नहीं पता है, जो गवर्नमेंट के नॉलेज से बाहर है, जिस पर आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, तो भी आपकी इकनॉमी में चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ेगी। यदि इकनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि गवर्नमेंट जहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और टैक्सेस से मिलने वाला उसका रेवेन्यू कम होता है, और इस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई करेंसी को प्रिंट करती है, जिससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है और इकनॉमी में प्राइसेस राइज करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि चीज़ों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ सकती है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ गए हों, हो सकता है सरकार ने टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए हों, हो सकता है ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हों, या फिर जो टेक्नोलॉजी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, और इसीलिए आप क्या करते हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ा देते हैं। फिर बात है कि किस रेट से ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है इन्फ्लेशन को, जिसकी हम बात आगे भी करने वाले हैं। फिर इसीलिए हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग बेसिस पर डिफ़ाइन की गई है। पहला है डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पर पहले आता है आपका ओपन इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन कैसे इन्फ्लेशन होती है, ऐसे इन्फ्लेशन के सिचुएशन जहाँ पर गवर्नमेंट किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, बल्कि चीज़ों के प्राइजेस को ओपन छोड़ दिया जाता है मार्केट फोर्सेस के हाथ में। और मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई, जो चीज़ों के प्राइजेस को डिसाइड करते हैं। तो ऐसे तरह की आपकी जो इन्फ्लेशन है वो जर्मनी में पोस्ट वर्ल्ड वार 1 के बाद आपको देखने को मिली। फिर है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है, जहाँ पर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उन चीज़ों के बढ़ते हुए प्राइसेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जनरली वैसे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को ओपन इन्फ्लेशन से काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है, क्योंकि ओपन इन्फ्लेशन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में मार्केट के जो फोर्सेस हैं उनका रोल ख़त्म हो जाता है और सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है। यानी डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड ना होकर सरकार एक एजेंसी बन जाती है चीज़ों के प्राइसेस को डिसाइड करने के लिए, और इसके कारण बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स इकनॉमी में जनरेट होती हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, ब्राइब देना हो गया गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं। दूसरा जो है वो किस बेसिस पर आपके डिफ़ाइन किया गया है, पॉलिटिकल कंडीशंस की बेसिस पर, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन आपको तब देखने को मिलेगी जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो। ऐसे में गवर्नमेंट किन चीज़ों पर फोकस करेगी, जो वॉर के लिए ज़रूरी हैं, और कंज्यूमर गुड्स का कंपैरेटिवली कम प्रोडक्शन होगा। जब कंज्यूमर गुड्स का कम प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस इकनॉमी में बढ़ जाएंगे। पोस्ट वार इन्फ्लेशन इज़ द सेकंड वन, यानी कि वॉर के बाद भी क्या होता है कि सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी वॉर के टाइम टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है लोगों से पैसा अरेंज करने के लिए, और लोन भी ले लेती है पब्लिक से, तो वो सारा वापस कर देती है, जिसके कारण लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है। दूसरा, सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है इकनॉमी को रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसमें भी लोगों के पास इनकम जनरेट होती है, तो लोगों के पास मनी सप्लाई तो बढ़ जाती है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली जो गुड्स और सर्विसेज हैं इकनॉमी में वो नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। पीस टाइम इन्फ्लेशन, ऐसा ही नहीं है कि वार के टाइम में या उसके बाद आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, बल्कि पीस टाइम में भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, जो कि मेनली किसके कारण आती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण, जहाँ पर सरकार ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर रही होती है अपने
जो डेफ़िसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए, डेफ़िसिट किस तरीके से कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट की इनकम कम जनरेट हो पा रही है। इस तरह की इन्फ्लेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जनरली आपको देखने को मिलेगी। फिर तीसरा हम बात करते हैं स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन या रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि हमने पहले भी जैसे ही ये टॉपिक शुरू किया हमने कहा था कि रेट के बेसिस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितने तरह की होती है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कौन सी होगी, जहाँ पर इकोनॉमी में प्राइस 3% तक बढ़ रहे हैं चीज़ों के, वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। यहाँ पर प्राइस राइज बहुत ही स्लो होता है। ऐसी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ही बेनिफिशियल होती है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को एक इंसेंटिव मिलता है चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर है वॉकिंग इन्फ्लेशन। यदि 3% से 8% के बीच में प्राइस राइज होगा तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन है। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यदि चीज़ों के प्राइस एकदम से शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 8 से 15% के बीच में जनरली हम लेके चलें, तो आप कहेंगे कि गैलोपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन है। ऐसी इन्फ्लेशन मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है क्योंकि उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और इकनॉमी में सेविंग कम होने लगती हैं। लास्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन, इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपके प्राइजेज़ हैं वो किस रेट से बढ़ेंगे। एकदम से कई गुना तक आपके प्राइजेज़ जो हैं वो इकनॉमी में चीज़ों के लिए बढ़ जाते हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिक्स इनकम लोगों को या पुअर क्लास को। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप का क्या मतलब होता है कि कितना दायरा कवर किया जा रहा है। तो दायरे के बेस पर हम बात करते हैं सेक्टरल इन्फ्लेशन की पहले, यानी कि आपकी जब इन्फ्लेशन कंट्री के किसी एक रीजन तक, किसी एक गुड तक लिमिटेड होती है या 2 गुड तक लिमिटेड होती है तो आप कहते हैं सेक्टरल इन्फ्लेशन है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको प्राइस राइज देखने को मिल रहे हैं। दूसरी है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन, यानी कि जब आपकी जो प्राइस राइज हैं वो पूरी कंट्री में फैल गए हैं और सारी गुड्स के लिए ऑन एन एवरेज आपके जो इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। फिर है जो इन्फ्लेशन वो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइजेस, कि किस हिसाब से, किस प्रोसेस से प्राइस बढ़ रहे हैं। पहली वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जहाँ पर पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पावर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है और ऐसे में लेबर अपनी वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए लगातार प्रोड्यूसर को पुश करता रहता है और यदि वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इकोनॉमी में चीज़ों के प्राइजेस बढ़ेंगे। दूसरा है प्रॉफिट इंड्यूस्ड या मार्कअप इन्फ्लेशन। कई बार कई बड़ी कंपनियां जो कार्टेल बना लेती हैं, ग्रुप्स बना लेती हैं एक तरीके के, और चीज़ों के प्राइजेस फिक्स करती हैं, तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन लेकर चलती हैं। ये जो ह्यूज मार्जिन्स होते हैं इनको हम मार्कअप कहते हैं और इन ह्यूज मार्जिन्स या प्रॉफिट्स को रखने के कारण प्राइजेस जो चीज़ों के बढ़ जाते हैं उसको हम प्रॉफिट इंड्यूस्ड या मार्कअप इन्फ्लेशन कहते हैं। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्यों होगी? ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण आती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या रोल रहता है कि वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है। मनी सप्लाई क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट को कम इनकम जनरेट होती है और इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करती है ताकि वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। तो इसके कारण चीज़ों की डिमांड तो बढ़ जाती है क्योंकि मनी सप्लाई इकनॉमी में बढ़ जाती है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली चीज़ों की सप्लाई नहीं बढ़ पाती। फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आएगी? जब इकनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों के लिए तो चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंगली रिएक्ट नहीं कर रही है और वो नहीं बढ़ पा रही है, इसीलिए डिमांड ज़्यादा होने के कारण चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन या जो प्राइस राइज किस कारण से देखने को मिल रहा है? क्योंकि चीज़ों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिफरेंट रीजंस हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है, सरकार के टैक्सेस बढ़ सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है सरकार के लिए, हालांकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है।
कैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को सरकार अपनी फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकती है। मान लीजिए सरकार डिमांड ज़्यादा दिख रही है इकनॉमी में, तो मनी सप्लाई को कम कर देगी या जो टैक्सेस हैं उनको ज़्यादा बढ़ा देगी, तो आपके पास से पैसा जो है वो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। और यदि पैसा लोगों के हाथ में कम रह जाएगा तो इकनॉमी में चीज़ों की डिमांड घट जाएगी, जिसके कारण चीज़ों के प्राइसेस भी घट जाएंगे। दूसरी तरफ जब आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो क्यों बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि लेबर यूनियन स्ट्रॉन्ग्स हैं आपके यहाँ पर और वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड कर रही हैं, और वेजेस बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब आप उनकी वेजेस को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिलेगा आपके वर्कर्स की यूनियन की तरफ से। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। फिर बात करते हैं ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन की। ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन की यदि इंडिया में आप बात करें तो इंडिया में जनरली प्राइसेस में एक राइज करने की टेंडेंसी देखी गई है सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड। उसके बाद हमने 5 ईयर प्लानिंग शुरू करी, और कोई भी 5 ईयर प्लान की यदि आप बात करें तो शुरू से ही हर प्लान पीरियड में प्राइसेस कुछ ना कुछ राइज करने को मिले हैं। रेट ऑफ राइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, परंतु इन्फ्लेशन एक जनरल फिनोमिना रहा है इंडियन इकनॉमी के लिए। और 2016-17 में तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट कम से कम हम कह सकते हैं रिड्यूस होकर 4.5% हो गया था। तो डिफरेंट जो प्लानिंग ईराज हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपके नेगेटिव थी इन्फ्लेशन की रेट, जो कि 5 ईयर प्लान में 9.7 तक इंक्रीज़ हुई, लेकिन 12th 5 ईयर प्लान में 16-17 में 4.5% तक आपको देखने को मिली। यहाँ पर आप इंटरनेट की हेल्प से ये देखेंगे कि करंट ईयर में कितनी इन्फ्लेशन की रेट है। फिर है मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जाए। 2 तरीके के इंडेक्स आपके यूज़ किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और ये दोनों प्राइस इंडेक्स ये बताते हैं कि ऑन एन एवरेज आपकी इकनॉमी में चीज़ों के प्राइस एनुअली कितना बढ़े हैं। अब इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला कि किन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइसेस को। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनके लिए इन इंडेक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जो कंपैरेटिव ईयर होता है जिसके प्राइसेस के साथ करंट ईयर के प्राइसेस का कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा करंट ईयर जो अभी चल रहा है, और तीसरा असाइंड वेट्स, यानी कि अलग अलग कमोडिटीज़ को आप उनकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पर कुछ वेट्स असाइन कर देते हैं, और उस वेटेड प्राइस इंडेक्स के थ्रू आप कंप्यूट करते हैं कि कितना प्राइस राइज हुआ है करंट ईयर में ओवर द बेस पीरियड। इससे हमें पता चलेगा कि एनुअल एवरेज प्राइस राइज कितना देखने को मिल रहा है कंट्री में। और ये डाटा कौन कंप्यूट करता है? जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं इन इंडेक्सेस की सहायता से आपके ये डाटा कंप्यूट करती हैं वीकली बेसिस पर। तो ये था मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। थैंक यू।